नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। आगामी विधानसभा चुनाव में हर पार्टी चाहती है कि सत्ता हमारी हो, चाहे कांग्रेस, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। आरएलपी सब ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव बहुत ही रोचक होने वाले हैं। इसी बीच राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SQR इलियास ने बताया कि पार्टी गरीब, पिछड़े और माइनॉरिटी और सभी तबकों के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। पार्टी सबका विकास चाहती है, चाहे सरकार केंद्र की हो या राज्य की, सभी ने चला है। बेंगलुरु से आई सीमा मोहसिन ने बताया कि केंद्र में माइनॉरिटी की लीडरशिप होनी चाहिए और राज्य में भी, ताकि हमारी बात की जाए। बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से ही हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट अध्यक्ष स्टेट हेड वकार अहमद ने बताया कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। पार्टी केरला, बेंगलुरु में भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। राजस्थान स्टेट मीडिया प्रभारी निदा हाशमी ने कहा कि मैं हमेशा महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती रहती हूँ। महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराना, आए दिन महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होती हैं और मैं चाहती हूँ कि कोई भी महिला, पुरुष पिछड़ा न रहे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हर वर्ग के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सर, ये जो आपने आज मीटिंग रखी है, पार्टी रखी है जो फेयरवेल पार्टी, वो किस रीजन से रखी है? देखिए, हमारी नेशनल कार्यकारिणी की मीटिंग यहाँ हो रही है, तो हम जाहिर बात है कि यहाँ मीटिंग कर लें किसी होटल में और चले जाएं तो लोग से अगर हम जब तक मुखातिब नहीं होते हैं तो लोगों के सामने हमारा जो मैसेज है, हम जो काम करने चाहते हैं यहाँ पे, वो कम्युनिकेट नहीं होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं, जहाँ भी हमारी फेडरल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, स्टेट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की मीटिंग होती है, तो वहाँ हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हमारा पब्लिक से इंटरेक्शन हो। तो ये इंटरेक्टिव सेशन है। देखिए, असल में ये लीडरशिप का परिवर्तन, ये पार्टी की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नए लोगों के लिए टाइम को मौका मिलना चाहिए, उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो उनको सामने आने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो एक आदमी पद ऑक्यूपाई करता है तो ऐसा लगता है कि वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है। लेकिन बहरहाल हम ये महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी रिसेंटली जो कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन हुआ है और गांधी नेहरू परिवार जो अब तक के कांग्रेस की अध्यक्षता करता रहा है, उसने अपने आप को डेलिब्रेटली पीछे कर लिया और कहा कि भाई दूसरे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ये सिलसिला और जगह भी होना चाहिए। अब रहा इस बात का सवाल कि यंग लोगों को सामने आना चाहिए और पुराने लोगों को जाना चाहिए। देखिए, पार्टियों में दोनों का तालमेल और संगम होना चाहिए। यंग लीडरशिप भी होनी चाहिए और ओल्ड लीडरशिप भी होनी चाहिए। हम जाहिर बात है कि जो ओल्ड लोग हैं उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं, यंग लोगों के टैलेंट से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये दोनों के एक्सपीरियंस से ही परिवर्तन आता है। लेकिन अगर कोई टैलेंटेड लोग हैं तो पुराने लोगों को हट जाना चाहिए, उनकी जगह उनको दे देना चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो हम जो परिवर्तन देश में चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो और यहाँ भी परिवर्तन होते रहे, वो पार्टियों में भी होना चाहिए। पार्टियों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए एक आदमी बैठ गया। बहुत सारी पार्टियाँ हमारे ऐसी हैं जो फैमिली की पार्टीज़ हैं, बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद बेटा। ये सिलसिला किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि इंटरनल डेमोक्रेसी हर पार्टी में होनी चाहिए। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी के अंदर तो वो देश में क्या डेमोक्रेसी लाएंगे। तो अगर पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, एक आदमी डिक्टेट कर रहा है, बाकी उसकी ही बात चल रही है, बाकी लोगों की बात नहीं मानी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो देश में भी डेमोक्रेसी को लागू नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ हम ये चाहते हैं कि पार्टियों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी भी हो, पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी हो, पार्टी को रिसोर्सेज भी पब्लिक के सामने आए, क्योंकि पब्लिक के दरमियान पार्टियां काम करती है। अगर RTI का कानून सब पे अप्लाई होता है तो पार्टियों पे भी अप्लाई होना चाहिए। नहीं, अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई है और जिनको चिन्हित किया गया है, जिन सीटों को, यानी असेंबली के लिए जो हम कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें अभी हमारा निर्णय अभी आखिरी नहीं आया। लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट में हम जाना चाहेंगे उसमें जयपुर है, कोटा है, 12 में एक सीट है, वहाँ जाना चाहेंगे, और इसके अलावा सवाई माधोपुर में हो सकता है कि गंगापुर सिटी में भी हम जाना चाहेंगे। इस तरह कुछ सीट्स हैं जिन पर हम सोच रहे हैं। और
हम ये चाहते हैं कि वहाँ जहाँ हम जाएं वहाँ यानी ऐसा नहीं हो कि कम्युनल फोर्सेस को कोई फ़ायदा हो, बल्कि हम बहुत ही संतुलित अपने आप को रखते हुए और जहाँ हम जीतने की पोजीशन में होंगे वहीं पर हम जाना चाहेंगे। तो ये अभी निर्णय अधूरा है जिस पर मंथन चल रहा है, तो इस पर हम अच्छा। राजस्थान के अंदर MIM और SDPI भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और वो दोनों पार्टियों का ग्राउंड भी मुस्लिम ही है, आपके भी एक बेस ज़्यादा मुस्लिम ही है। तो क्या इन तीनों पार्टियों में कोई तालमेल बनाने की आप कोई कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है क्या? अभी तक कोई ऐसी बात आई नहीं है कि दूसरी जो पार्टी जिनका आपने जिक्र किया है वो आकर के या हमें बुला करके कहीं कोई बात करना चाहे। अगर बात होती है तो इस पर हम बात करने को तैयार हैं और सोचने और गौर व फिक्र करने के लिए तैयार हैं कि क्या हमारे इस गठबंधन से कुछ सीटें हम हासिल कर सकते हैं। मैं एक बात ये बता दूं कि हम सिर्फ माइनॉरिटी बेस पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहते। इस देश के या इस स्टेट के हर नागरिक का जहाँ भी हम इलेक्शन में जाएंगे वहाँ हम हर चाहे वो किसी सोशल बेस का हो उसका हम वोट हासिल करना चाहते हैं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में आप जाने की बात कर रहे हैं, तो जिन सीटों का आप चयन कर रहे हैं और किस आधार पर आप चयन कर रहे हैं सीटें जहां पर आप चुनाव लड़वाने जा रहे हैं, क्या क्राइटेरिया आपने रखा? नंबर 1 ये कि हम जहां पर अपना वर्क कर रहे हैं यानी ऑलरेडी वहां पर पार्टी मौजूद है, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और जहां पर हम यानी जो कैडर बेस रखते हैं वो वहां पर हम जाना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहां हमारा वोट बेस है, वोट बैंक तो नहीं कह देंगे, वोट बेस है, चाहे वो माइनॉरिटी की तरफ से हो या अदर कास्ट के लोग हैं उनकी तरफ से हो, तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ जहाँ हम जीतने की पोजीशन में हो वहीं जाएंगे। अच्छा, राजस्थान के अंदर राजस्थान में पेपर लीक का जो मामला है, जो करीब 15-16 भर्तियाँ लगातार यूनियन पेपर लीक हुए हैं और बड़ा इसको लेके हंगामा चल रहा है, तो इसमें जो ऊपर तक की बात हो रही है कि इसमें ऊपर के लोगों को पकड़ धकड़ नहीं हो रही है, जांच नहीं हो रही है, आपकी पार्टी पेपर लीक के मामले में क्या पार्टी का स्टैंड ये है जो सोचती है और जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यह है कि सीधे तौर पर CM गहलोत साहब चूँकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो वो जिम्मेदार हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी के संबंध में जवाब देना चाहिए। कितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे? नियर अबाउट 30 सीट्स, पर अभी इसमें आखिरी फैसला नहीं हुआ। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक ग्रास रूट लेवल पे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो लोगों के एक्चुअल इश्यूज़ को लेकर मैदान में आ रही है। रिसेंटली हमने एक नेशनल कैंपेन भी करवाया इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पर, और गवर्नमेंट के जो पॉपुलर फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जैसे कि उज्ज्वला, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला स्कीम और गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर अन्न योजना स्कीम, वो लेकर देखने की कोशिश भी की कि लोगों को तक क्या ये एक्चुअली पहुंची भी है, और पहुंची हैं तो क्या वो जैसे कि अब अगर आप उज्ज्वला स्कीम की बात करें, क्या विमेन जो BPL कार्ड होल्डर्स हैं उनको सेकेंड सिलेंडर लेने की क्या उनका जो उसका अनसब्सिडाइज जो रेट में ख़रीदना है, मार्केट के रेट पे ख़रीदना है, क्या उनका वो पोजीशन है? गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है ये भी जानने की कोशिश की। हमने पूरे 11 स्टेट्स में ये कैंपेन चलाई और बाकायदा ये मायूस चीज़ें सामने आई कि लोगों को, औरतों को ना तो सिलेंडर सेकेंड सिलेंडर लेने की कैपेसिटी है और ना बहुत सारी ऐसे भी औरतें हैं जहाँ तक गवर्नमेंट ने जो दावा करते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को हमने एकदम ख़त्म कर दिया और पूरे देश में हमने गैस सिलेंडर पहुँचा दिया, ऐसा सच से बहुत दूर है। केंद्र सरकार ने सौतेला व्यवहार है क्या माइनॉरिटी के खिलाफ इसके? माइनॉरिटी के आप तो देख तो रहे हैं किस तरह से वो माइनॉरिटीज़ को गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में अपने कैंडिडेट्स को फील्ड ही नहीं करती, कोई मिनिस्टर्स होते नहीं है माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे ऐसे राज्यों में, और अगर होते भी हैं तो सिर्फ वो माइनॉरिटी अफेयर्स में एक आध मिनिस्टर रख देते हैं। तो देखते जा रहे हैं कि जैसे कि लोग आकर इतने हेट स्पीचेस भी दे रहे हैं, खुलेआम जो है जीनोसाइड का ये भी किया जा रहा है, विमेन को जो है डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन उनका को बेच दिया जा रहा है, लेकिन कोई एक्शंस नहीं लिए जाते। माइनॉरिटी का कितना % हक बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट?
जी, जितना उनका पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सारे नॉट सिर्फ माइनॉरिटीज़ बट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड बी रिप्रेजेंटेड। आफ्टर ऑल दिस कंट्री बिलोंग्स टू ऑल द पीपल ऑफ द, और उनका हर किसी का योगदान भी है इस देश में और उनका भी हिस्सा मिलना चाहिए। आपकी पार्टी महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए क्या कुछ कर रही है और उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के बारे में क्या सोच रखती है? हम चाहते हैं कि 50% वीमेन हैं तो 50% उनका रिप्रेजेंटेशन हो, ना सिर्फ लोकल बॉडीज़ में बल्कि इन पार्लियामेंट एज वेल। हम चाहते हैं कि विमेन को एम्पावर करें, उनको इस लायक बनाएं कि वो पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग उनकी कैपेसिटी उनके एनहांस किया जाए। तो औरतों के जितने भी मसाइल हैं, जो इतने अट्रॉसिटीज़ हैं, उसको एड्रेस राइट तरीके से एड्रेस किया जाए और ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाई जाए जहाँ पे विमेन का के लिए बहुत अच्छा एस्पेक्ट हो। जो आज़ादी के बाद पहली बार अभी देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 70 से ऊपर मिनिस्टर हैं और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है एक भी उसके अंदर मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है जी। तो क्या ये जो ऐसी परंपरा शुरू हुई है पूरी तरह से माइनॉरिटी में, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही है, तो इससे मतलब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ये इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? जी, ये जो भेदभाव जैसे कि बताया था कि पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट कर दिया जा रहा है मुसलमान को, जबकि एक 15% उनका आबादी में उनका परसेंटेज है। तो ये बहुत ही नुकसानदायी है इस मायने कि अगर मुस्लिम्स को एक तरफ से नेगलेक्ट कर दिया जाए तो वो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो डिप्राइव किया जाएगा, जो इनको एक्सक्लूड किया जाएगा इन द मेन स्ट्रीम। जो देश की जो उन्नति होनी है, जो देश का प्रोग्रेस होना है, तभी होगा जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो एक सेक्शन को आप पीछे रखकर उनको अनएम्प्लॉयमेंट में या उनको पॉलिटिकली या सोशली इकोनॉमिकली उनको डिग्रेड करके या उनको अलग रख के इस भेदभाव के साथ देश चलाएंगे तो देश की उन्नति नहीं होगी। आप बेंगलोर से हैं और अभी कुछ महीने बाद कर्नाटक में चुनाव आ रहे हैं, तो आपकी पार्टी क्या वहाँ असेंबली का चुनाव लड़ रही है? कितनी सीटों पे लड़ रही है? हाँ जी, अभी हमारे पार्लियामेंट में तय किया जा रहा है, एक आध सीट्स में हम इलेक्शन लड़ेंगे। गठबंधन में शामिल होंगे या अकेले लड़ेंगे? कोशिश करेंगे कि गठबंधन में, जैसे कि कांग्रेस और जेडीएस है, वहाँ पे उनके साथ गठबंधन हो जाए। हम चाहते हैं कि सेक्युलर वोट्स डिवाइड भी ना हो और जो फैसिस्ट बीजेपी पार्टी है उसको सत्ता में ना आए। देखिए, सबसे मेरी जिस दिशा में मैं काम करना चाहती हूँ वो विमेन डेवलपमेंट है, विमेन प्रोटेक्शन है, विमेन एजुकेशन है और औरतों के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, जो उनके साथ गलत काम हो जाते हैं और जो इतनी जल्दी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है और जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं मिलती, उसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। आपने ये पार्टी क्यों ज्वाइन की है, वेलफेयर पार्टी ही क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि यहाँ पे मुझे काम करने की आज़ादी है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट है और सब लोग बहुत है ना आपको मतलब इतनी आज़ादी देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं और जो आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जो सारी आप दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उपेक्षितों के लिए, जो माइनॉरिटी के लिए काम करना चाहती हूँ तो मैं खुल के करना चाहती हूँ अपने अंदाज। अभी आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है पार्टी में, क्या आपके काम रहेंगे? वेलफेयर पार्टी की मुझे सेक्रेटरी बनाया गया है और बेसिकली मुझे मीडिया हेड बनाया गया है कि कोई भी मीडिया में जाना है या डिबेट्स है तो उसके लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। महिलाओं की आवाज़ किस तरीके से आप उठाने? महिलाएं इतना पीछे हैं, पिछड़ी हुई हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ना वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, ताकि अगर वो घर में भी हैं या बाहर भी जा रही हैं, कोई काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के राइट समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, और कभी भी उनको ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो खुद अपने बलबूते पे खड़ी हो सकती है।